In this video, we are going to solve the various problem of different topics of the ray optics. Clear? So I need one or two more videos for solving these type of problems. Then after that, we will start the wave optics. And wave optics is little bit smaller topic than a little bit smaller chapter than the ray optics. Clear? So I have given the problem sheet in the night tomorrow, yesterday. So ये sheet सबके पास है और इसी sheet से क्या करना है अपने को solve करना है. ये बात समझ में आ रही है? So in the sheet, the first problem is saying that three rays of light R, G and blue. क्या कह रहा है हमारे पास थ्री रेज ऑफ लाइट है, रेड है, ग्रीन है और कौन सी आपकी है, ब्लू है. क्लियर? एक सिंगल लाइट में 7 कलर्स होते हैं. गिव योर, तो सिंगल लाइट में से एक लाइट रेड है, दूसरी ग्रीन है, तीसरी कैसी है आपकी यहाँ पर ये ब्लू है. क्लियर? और इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म ए बी सी. तो कह रहा है एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है हमारे पास ये. अगर ये राइट एंगल प्रिज्म है तो प्रिज्म का कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. इसके इस फेस पर ये तीनों रेस किस एंगल पर आ रही हैं आपकी यहाँ पर ये, दैट इज जो 90 डिग्री पर ये इंसिडेंट हो रही. ये बात समझ में आ रही है. फिर क्या कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर 1.39. कह रहा है कि जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ डायग्राम में 45 डिग्री भी दे रखा है, तो ये ऑलरेडी एंगल ये भी कितना हो जाएगा आपको, ये 45 डिग्री ही हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका ये कि दैट इज द, कह रहा है ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है. जब इसमें ब्लू कलर जाता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाता है, ग्रीन कलर जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाता है, और रेड कलर जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाता है. ये क्यों हो जाता है तो इसको मैं बाद में बताता हूँ. एक छोटी सी थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को, दैट इज योर स्कैटरिंग थ्रू प्रिज्म या डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म. ये बात समझ में आ रही है. सो वहाँ पर देख लेंगे इसको. फिलहाल ये कह रहा है ये जितने कलर हैं सारे ही कलर्स के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट है. कह रहा है रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है आपका ये, दैट इज जो 1.39. जो ग्रीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कितना दे रखा है आपका ये 1.44. और यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको ये, दैट इज जो 1.47. ये आपको दे रखा है. ये बात समझ में आ रही है. So it is saying that trace the path of the rays through the prism. आपको यहाँ बताना है कि ये जो रेज है प्रिज्म से किधर की ओर जाएंगे. ये बात समझ में आ रही है. तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर भी आपसे पाथ ट्रेस कराता है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन के सारे प्रॉब्लम्स को क्या करना है आपको बहुत अच्छे से देखना होता है. क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसी प्रिज्म को इधर की ओर क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ. सेम प्रिज्म को इधर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ. और एक जनरल रेस के लिए क्या करते हैं इसका हिसाब किताब देखते हैं. तो जब मैंने सेम प्रिज्म को इधर की ओर ड्रॉ किया और इस पर कोई रे ऑफ लाइट मैंने इस तरीके से क्या कराई है, इंसिडेंट कराई है, जो कितने एंगल पर आ रही है आपकी, ये 90 डिग्री पर आ रही. सपोज ये किस कलर की है मुझे नहीं पता. क्लियर? अभी ये सेम टू सेम चीज वहां अप्लाई करूंगा मैं. सपोज इस लाइट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका यहाँ पर ये n. तो यहाँ पर ये देखना है कि ये लाइट रे किधर की ओर गई. तो सबसे पहले अगर 90 डिग्री पर आ रही है तो विदाउट डेविएशन किधर चली जाएगी, सीधे चली जाएगी. इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट रे किधर निकल जाएगी आपकी, ये सीधे निकल आई इस जगह. जब इस जगह आई तो इस जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस जगह लाइट रे प्रिज्म से किस में जा रही है, एयर में जा रही है. प्रिज्म से एयर का मतलब रेज हमारी रेयरर से किस में जा रही है, यहाँ पर आपकी ये डेंसर में जा रही है. और जब भी रेज अगर आपकी रेयरर से डेंसर में जाती हैं तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. और वो पॉसिबिलिटी कब होती है, तो तीनों पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, कि अगर इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तब तो सिंपल सा क्या होगा आपका ये, दैट इज योर रिफ्रैक्शन होगा. मतलब रेज इस मीडियम से उस मीडियम में आसानी से चली जाएंगी. अगर इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल आई क्रिटिकल एंगल के कैसा हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लाइट का क्या होगा आपका ये ग्रेजिंग होगा. ग्रेजिंग का मतलब एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री. ये सारी की सारी चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अपन पढ़ चुके हैं. आज 5-6 क्वेश्चन क्यों नहीं करना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है. और यहाँ पर अगर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई तो हम नहीं रोक पाएंगे. इसका क्या हो जाएगा आपका ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही. तो कुल मिलाकर जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट गई उस पॉइंट का हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए. और ये देखना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो हिसाब किताब है ये उसके क्रिटिकल एंगल के साथ कितना है. तो जब रेज यहाँ गई तो ये एंगल कितना दिया है ऑलरेडी, ये 45 डिग्री दिया है. ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ये. और ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री. ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा. और इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या करेंगे अपन, एक लाइन खींचेंगे.
जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, ये दैट इज 45 डिग्री। मतलब जो भी रेज, इन तीन में से जो भी रेज इस सरफेस पर जाएगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल सेम टू सेम कितना रहेगा, हर एक रेज के लिए आपको ये 45 डिग्री रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? 45 डिग्री से कम होगा किसी रेस का, ना 45 डिग्री से किसी रेस का ये ज़्यादा होगा। चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 45 डिग्री ही क्या है आपका यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है। ये बात समझ में आ रही है? इससे क्वेश्चन थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। सारी रेस जो यहाँ पर जाएंगी सबका यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ जो कॉमन एंगल बनेगा, अब सबको कैलकुलेट करना, तो 45 डिग्री इसका आएगा, ये यहाँ पर ये 45 डिग्री इसका भी आएगा, और यहाँ पर ये 45 डिग्री इसका भी आएगा। तो सबको एक कॉमन एंगल आएगा आपका कहाँ पर, उस सेकंड वाले फेज। अब कौन सी रेज में रिफ्रैक्शन होगा, कौन सी 90 डिग्री पर चलेगी और कौन सी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, यही आपसे पूछ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखो है क्या, हमें एक चीज़ तो पता ही है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में अगर आपको रिलेशन पूछा जाए तो क्या रिलेशन आता है, तो आपको पता ही है कि दैट इज योर साइन IC इज इक्वल टू कितना होता है आपको, 1/n होता है। ये बात समझ में आ रही है? n इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 डिवाइड बाई कितना हो सकता है आपका ये साइन IC। क्लियर? सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हैं आपके, ये कॉमन है। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 45 डिग्री इज अ क्रिटिकल एंगल, लेट 45 डिग्री इज अ व्हाट, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ रही है? सपोज ये 45 डिग्री कैसा है, क्रिटिकल एंगल, मतलब अपने पास एंगल IC की वैल्यू आ गई, कितनी है, 45 डिग्री। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। इसका √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज योर √2। तो n की वैल्यू आ जाएगी, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका मतलब ध्यान समझना, इसका मतलब ध्यान समझना, अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 होता तो इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना होता, 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है रेड के लिए, 1.44 है ग्रीन के लिए, 1.47 है ब्लू के लिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये बात मतलब इन सबका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर बस एक जनरल सी थियरी अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, ये दैट इज थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और थोड़ी हाई क्लास की मैथमेटिक्स, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। करेक्ट? देखो अगर n की वैल्यू बढ़ती है, अगर n की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती, ये बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर n की वैल्यू बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर साइन IC इज इक्वल टू ओवरऑल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा, तो ये कहा जाता है कि IC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, ये डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर समथिंग लिखा उधर से अगर समथिंग डिक्रीज होगा तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लगातार बढ़ती है। तो साइन कैसा फंक्शन, एक तरीके से 0 से 90 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, फिर कितनी होती है आपकी ये, दैट इज योर √3/2 और ये 1। तो मैं उसमें पढ़ता हूँ डेसिमल में। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, 0.5। क्लियर? और साइन 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, फिर इसके बाद √3/2 होता है तुम्हारा 0.86 और फिर वैल्यू 1। तो देखो साइन की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। इसका मतलब अगर थीटा बढ़ेगा, अगर वैल्यूज बढ़ेंगी तो और एंगल भी बढ़ रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कैसा ये 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर साइन थीटा ही पूरा कम हो रहा है तो थीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना, एक चीज देखना ध्यान से, कैसे लिंक कर रहा हूँ चीजों को, बस फाइनलाइज करना है क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। सुन रहे हो ना? देखो यहाँ पर अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता प्रिज्म का, 1.414। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.414,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है आपकी ये ज़्यादा है। और क्यों लिख रहा होता है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो इससे क्या है आपकी कम। ये बात समझ में आ रहा है भाई। ये 1.414 में से ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो अगर अपन इस फार्मूले में ग्रीन वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दें और ब्लू वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दें तो जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री से कम आएगी। ये बात समझ में आ रहा है। जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री से क्या आएगी, कम आएगी। क्यों कम आएगी 45 डिग्री से? तो रीज़न यहाँ पर क्या है बच्चा आपका ये, तो रीज़न ये है कि आपने कहा कि अगर मैंने एन की वैल्यू बढ़ा दी, जब एन की वैल्यू कितनी है 1.414 तब आईसी कितना आ रहा है आपका ये 45। अगर आपने एन की वैल्यू बढ़ा दी तो 1.414 से बड़ी वैल्यू कितनी रख दी आपकी 1.44। तब जब बढ़ा दी ये पूरा कम हो गया। अब की बार जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो इसके क्रिटिकल एंगल से कम आएगा। मतलब यहाँ पर आईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये लेस देन 45 डिग्री। किसके लिए? ग्रीन के लिए भी और ब्लू के लिए भी। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन रेड के लिए देखो एन की वैल्यू इससे कम है, तो अगर अपन एन की वैल्यू इससे कम रखेंगे यहाँ पर ये, तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अब की बार एंगल आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब एंगल आईसी की वैल्यू इस एन के 45 से ज़्यादा आएगी। तो रेड के लिए एंगल आईसी की वैल्यू 45 से ज़्यादा है और ब्लू और ग्रीन के लिए एंगल आईसी की वैल्यू 45 से कम है। इतना समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ से क्या हो गया आपका ध्यान समझना ये कि इसका मतलब क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो ग्रीन और ब्लू कलर के लिए 45 डिग्री से कम है। मान लेते हैं 40 डिग्री, मान लेते हैं ग्रीन और ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो दो रेज जा रही हैं, ये जो दो रेज जा रही हैं, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45। अगर इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 और इनका क्रिटिकल एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये दोनों का तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो इनका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों रेस के लिए एंगल आई इज ग्रेटर देन कितना आ रहा, क्रिटिकल एंगल। वो एक जनरल था, मेन इधर से रिजल्ट निकल रहा। यह समझ में आ रहा है? रेड कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल सपोज 50 डिग्री है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको रिफ्रैक्शन करा देना है। रिफ्रैक्शन में रेज डेंसर से रेयर जा रही हैं तो नॉर्मल से दूर हट जाएंगी, तो ये वाली रेज आपकी इधर आएगी। तो इकलौती की और रेड वाली रेज इधर जाएगी और बाकी दोनों रेज में क्या होगा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? इन द सेम क्वेश्चन उसका नेक्स्ट पार्ट ये उसी क्वेश्चन में कह रहा, हाउ विल द सिचुएशन चेंज इफ दीज रेज वर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। क्लियर? तो कह रहा है ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। पिछला प्रिज्म जो था वो देखा आपने, ये अगर उसमें जाती है तो आपने देखा ब्लू और ग्रीन में TIR हो रहा और इसमें क्या हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कह रहा है कि अगर यहाँ पर प्रिज्म को किससे कन्वर्ट कर दिया जाए, एक इक्विलेटरल प्रिज्म से। अगर ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है और रेज अगर इस तरीके से आ रही हैं तब इनका पाथ क्या करना, आपको यहाँ पर ट्रेस करना। इसका एक जनरल केस लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये कि सपोज ये क्या हो गया आपका, ये दैट इज और एक इक्विलेटरल प्रिज्म हो गया आपका ये। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये कोई रेज आ रही थी इस तरीके से जो कि नॉर्मली आ रही, जो इस रे के साथ होगा वो ये अगली सारी रेस के साथ होगा। ये रे कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे यहाँ पर निकल जाएगी। 90 डिग्री पर आई ये रे, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है, तीनों साइड्स कैसी हैं उसकी आपकी ये इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखा तो ये कितना आया आपका, ये 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। टोटल 90 डिग्री था तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब जो भी रेज आएंगी इस बार सबका एंगल कितना बनेगा यहाँ पर आपका, ये 60 डिग्री बनेगा। तो पिछली बार की तरह क्या करते हैं ये कि अपन एज्यूम कर देते हैं लेट क्रिटिकल एंगल कितना है आपका, ये 60 डिग्री। और अगर आपका यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ये 60 डिग्री है तो उस कंडीशन पर अगर आप देखो इसको ये कि दैट इज योर, आपका अगर कैलकुलेट करना हो तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो आप लगा सकते हो साइन IC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका साइन IC, दैट इज योर 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर साइन IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3/2।
सॉरी साइन आईसी में आईसी की जगह 60 रख देना। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये आ जाएगा √3 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है इसको ये 1.17 करके कुछ आ रहा है। क्लियर, आप सॉल्व करना है इसको, ये 1.17 करके आ रहा है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना दिया है आपका, ये रेड का कितना दिया है दैट इज 1.39, जो ब्लू का दिया है वो कितना दिया है आपका ये 1.47, और जो ग्रीन का दिया है ये कितना दिया 1.44। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कहानी है पिछली बार की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम पिछली बार की तरह। इसी फॉर्मूले को मैं फिर से लिखता हूँ, ये दैट योर साइन आईसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन। ये बात समझ में आ रहा है। इसको दूसरे हिसाब समझाता हूँ, जिससे उसने समझा उसके दूसरा एस्पेक्ट वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या रख दो आप, ये साइन आईसी रख दो। ये बात समझ में आ रहा है। अगर आईसी की वैल्यू 60 डिग्री है, अगर आईसी की वैल्यू 60 डिग्री है तो एन की वैल्यू कितनी है 1.17। ये बात समझ में आ रहा है। अगर आईसी की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा हुई, मतलब आपने एंगल आईसी को बढ़ाया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। मतलब क्या हो गया पर आपका ये, इफ एंगल आईसी इज ग्रेटर देन 60 डिग्री तो एन की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1.17 से। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एंगल आईसी की वैल्यू आपने 60 डिग्री से क्या किया, कम किया, तो अगर इसको कम करेंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब अगर एंगल आईसी की वैल्यू 60 डिग्री से कम है तो एन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किससे 1.17 से। ये बात समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें ही। तो इसका मतलब क्या है ये, कि अगर यहाँ पर ये जो भी रेज आएंगी, ये रे गई, ये भी गई और ये भी गई, सबका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 60, 60 और 60, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा। ये बात समझ में आ रहा है। एन की वैल्यू 1.17 से सबका क्या है ज्यादा। इसका मतलब सबके लिए क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री से कम है। अब 60 डिग्री से कम का मतलब क्या है, सपोज ले लिया कितना ये 50 डिग्री, सपोज सबके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 50 डिग्री, और सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा सबका TIR, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, और ये भी क्या हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई। तो पिछला वाला जो केस था उसमें कम से कम एक रेज ऐसी थी जिसमें रिफ्लेक्शन हुआ था, इसमें तीनों की तीनों रेज में ही क्या हो गया आपका ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये बात समझ में आ रहा है ये। ओके, इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, द डायग्राम इज गिवन as well as asking about what is the minimum value of refractive index of the prism as shown in figure. Clear? करें इस डायग्राम में जो भी प्रिज्म बना है, इस प्रिज्म का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ पर देखते हैं ये कि हो क्या रहा है ये, कि इस प्रिज्म में जब ये रे गई यहाँ पर ये, तो यहाँ पर रे का क्या हो रहा है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर रे का यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है कितना ही। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ये 45। रेज अगर विदाउट डेविएशन आ रही तो जाहिर सी बात ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 45 और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है आपका ये 45 डिग्री। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री और अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो क्रिटिकल एंगल होगा वो लेस देन कितना होगा आपका ये 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना होगा लेस देन 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो यहाँ पर अगर एंगल आई 45 है और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव जो इसका क्रिटिकल एंगल है वो ऑलरेडी 45 डिग्री से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और जब वो 45 डिग्री से कम हो चुका है तो इसका मतलब आईसी जो है वो 45 डिग्री से क्या है आपका ये कम है। तो अगर अब आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एन इज इक्वल टू लगा देते हैं 1 अपॉन कितना आपका ये साइन आईसी। तो अपन यहाँ पर आईसी की वैल्यू कितनी रख देते हैं 45 रख देते हैं। ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये साइन 45 डिग्री। और जबकि 45 से कम है
लेकिन 45 रख रहे हैं, और अगर ये 45 से कम होगा, क्लियर, तो n की वैल्यू 45 पर कितनी आ जाएगी, तो दैट इज योर √2। ये n की वैल्यू तो कब आ रही है, जब 45 डिग्री पर रख रहे हैं, लेकिन अगर 45 डिग्री से कम रखोगे तो ये कम होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब n की वैल्यू 45 डिग्री पर मिनिमम होगी, और 45 डिग्री से कम किसी भी एंगल पर n की वैल्यू √2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब n जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, ये ग्रेटर देन √2। तो यहाँ से पूछ रहा है n की मिनिमम वैल्यू, तो n की वैल्यू हमेशा √2 से ज़्यादा होगी, तो √2 n की क्या हो गई, आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। सो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका ये, दैट इज जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर ये, दैट इज जो √2 हो गई, क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं इस प्रॉब्लम में, तो कह रहा है इस प्रॉब्लम में किस तरीके से प्रिज्म बना हुआ है, ये राइट एंगल प्रिज्म है, प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5। इस प्रिज्म का कुछ पोर्शन, इसका पार्शियल पोर्शन एक अननोन लिक्विड में क्या है आपका ये इमर्ज है। तो ये कहता है कि जब ये वाली रेज जब जाती है यहाँ पर ये, तो प्रिज्म के जब इस फेस पर पहुंचती है, इस फेस पर पहुंचने पर रेज में लिखा है कि रेज आर ग्रेजेज आउट। ग्रेजेज आउट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। ये सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, रेज हमारी जा रही थी इस तरीके से ये, और रेज कैसी हो जाए आपकी, ये जस्ट ऐसी की एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल हो गई। ये बात समझ में आया। तो जब भी रेज इस सरफेस के रॉन्ग चलेगी ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेजेज आउट। ये बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि जब ये रेज जाती हैं आपकी ये पार्शियली इमर्ड प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे जहाँ रिफ्रैक्शन होना है, तो ये रेज ग्रेजेज आउट हो जाती है। ग्रेजेज आउट का मतलब किधर की ओर चलने लगी रेज आपकी, ये इधर की ओर चलने लगी। तो जब यहाँ पर गई होंगी ये, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल रहा होगा किसके इक्वल आया होगा, क्रिटिकल एंगल के, क्योंकि जब रेज क्रिटिकल एंगल की इक्वल आएगी तभी एंगल आर की वैल्यू कितनी रहती है आपकी, ये 90 डिग्री रहती है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये एंगल कितना है, सबसे बड़ी बात तो ये निकालना है, और दूसरी बात यहाँ पर ये निकालना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, ये 1.5 है। इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही है तो सीधे साइन आई सी इज इक्वल टू कितना कर सकते हो आप, ये 1/1.5। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, ये क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। ये बात समझ में आ रहा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर आपका ये कि कह रहा है इस लिक्विड का क्या निकालना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। भाई इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, ये बात समझ में आ रही है। भाई ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है। ये कितना हो गया आपको, ये 60 डिग्री हो गया। एंगल आईसी कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल आर कितना हो गया यहाँ पर आपका, ये 90 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ रही है। ये डायग्राम बन गया। आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, रेजिस मीडियम से आई और ग्रेजेस आउट हो गई। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा तो स्नेल्स लॉ लगाओ, तो स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे आप यहाँ से, ये साइन आई सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, ये साइन आर इज इक्वल टू एन। ग्लास से किस में जा रही है आपकी, ये लिक्विड में जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है। साइन आई सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी, ये 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी, ये साइन 90 डिग्री। इसको लिख सकते हो एन लिक्विड डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, एन ग्लास लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है। ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, दैट इज योर √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन जी को इधर ले आओ, इंटू एन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एन एल आ जाएगा। ये एन जी की वैल्यू क्या कर दोगे आप यहाँ पर, ये पुट कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज जो 1.3। ये बात समझ में आ रहा है। ये फिर इसके बाद इसी का बी पार्ट है, तो बी पार्ट आपको खुद से करना है। ये आप करना, उसका मुझे लिंक सेंड करना कि आपने क्या किया है इसका और किस तरीके से आया। ये बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है आपका ये, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 4। करेक्ट। On coming to the problem number 4, clear, is saying that a beam of light of wavelength, करेक्ट, वेवलेंथ को लैम्डा डिनोट करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है आपका, ये 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट फ्रॉम 10 to the power -9 मीटर, क्लियर। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द राइट एंगल प्रिज्म एज शोन। तो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। ये तो क्या करा कि हमारे पास एक प्रिज्म है इस तरीके से, ये clear, and the prism is what, that is the right angled prism। इसका this angle is given as your theta, and the ray of light is coming normally to the this face of the prism according to the diagram
and this is the name of the faces of the prism, that is your AB and AC are the faces and BC is the base of the prism. Clear? It is observed that the light just grazes along the surface AC after falling on it. कह रहा है कि जब ये लाइट AC वाली सरफेस पर जाती है तो यहाँ पर गई तो ये नो डाउट ये क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्मल खींच दिया मैंने, तो लाइट क्या करी, ग्रेजेस आउट हो जाती है, मतलब लाइट किधर आ जा रही है आपकी, ये इधर की ओर आ जा रही है इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? और जब लाइट इधर की ओर आ जा रही है इस तरीके से, तो इसका मतलब सपोज यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्लियर कट दिख गई, कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गई। ये बात समझ में आया? जस्ट लाइक प्रीवियस वन। After following on, given that refractive index of the material of the prism varies with the wavelength as per relation. Clear? क्या है, जैसे जैसे लाइट का वेवलेंथ चेंज करो, लाइट एक बार रेड भेजो, एक बार ब्लू भेजो, एक बार वायलेट भेजो, एक बार ग्रीन भेजो, तो आपको पता है कि रेड की वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा होती है। आप क्लास 10th में पढ़ रखे हो, कैसे होती ये मुझे नहीं पता, ये शायद तुम भी नहीं जानते हो कैसे होती और उसका क्या फर्क पड़ता है, इसको जिस दिन मूड आएगा उस दिन बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका ये कि यहाँ पर अगर लाइट का नेचर चेंज किया जाए, क्लियर, इस लाइट के लिए कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर इसकी जगह दूसरी लाइट भेज जाए तो कुछ और, तो इसमें क्या है कि लैम्डा के चेंज होने पर इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो किस रिलेशन से चेंज हो रहा है, उस रिलेशन को यहाँ पर दिया गया है आपका ये, तो दैट इज गिवन एज योर कि भाई जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज योर म्यू ए, म्यू से डिनोट किया है यहाँ पर आपको। ये कह रहा है इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसके बीच में जो रिलेशन है दैट इज जो 1.2 प्लस बी डिवाइड बाई कितना है आपका ये लैम्डा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर क्या कह रहा है आपका ये कि आपको निकालना क्या है, ये आपको गिवन, क्लियर, आपको कैलकुलेट करना है ये कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अगर लैम्डा कितना हो जाए आपका ये 500 नैनोमीटर। क्लियर? कह रहा अगर इस लाइट को भेजा जाए, इस लाइट को क्या किया जाए आपका इंसिडेंट किया जाए, तो इस फार्मूले में जो बी आ रहा है बी की वैल्यू कितनी हो। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। इस लाइट को अगर क्या किया जाए आपका ये भेजा जाए जिसकी वेवलेंथ इतनी है, इस फार्मूले में जो बी आ रहा है उस बी की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर आपका ये पूछ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? और एक चीज और गिवन है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.625। इसका मतलब साइन इनवर्स को अगर इधर ले आओ, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है आपका ये 0.625 दिया हो। ये बात समझ में आ रहा? खैर छोड़ो यार, इधर आओ। देखो यहाँ पर है क्या हिसाब किताब आपका ये। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी कि जब रेज इस तरीके से आई तो सबसे पहले एंगल आई कैलकुलेट करो, क्योंकि ये जो भी एंगल है क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि रेज 90 डिग्री पर निकली। तो यहाँ का जो भी एंगल आई है वो किसके इक्वल है आपको, ये आईसी के इक्वल है। इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई ये 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा पूरा 90 दिए, एंगल कितना आ गया थीटा। इसका मतलब इस जगह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और कुछ नहीं बल्कि कौन सा आपका थीटा। अब मैं कह रहा हूँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यही किसके इक्वल है यहाँ पर आपके क्रिटिकल एंगल के इक्वल। तो आप फॉर्मूला लगाओ ना फटाफट, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर आई सी जगह क्या लिख सकते हो आप थीटा, और 1 डिवाइड बाई एन की जगह क्या रख सकते हो, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपका ये म्यू है, तो दैट इज और ये कितना हो गया आपका म्यू हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0.625, दैट इज जो 0.625 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका ये म्यू है आ गया। तो यहाँ से म्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई कितना 0.625। यहाँ से म्यू ए आप कैलकुलेट कर लेना। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, ध्यान सुनना, ये आपके पास म्यू ए की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से, दैट इज जो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। इसको भूल जाना, इसका कोई यूज नहीं है, पहले क्यों स्टार्टिंग करने के लिए दिया। और एक रिलेशन है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 1.2 प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू ए की वैल्यू रख देना तो 1 डिवाइड बाई 0.625, इसकी वैल्यू 1.2 प्लस बी डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी 500 इंटू 10 टू द पावर -9 टू द होल स्क्वायर। बी यहाँ से क्या कर लोगे आप, कैलकुलेट कर लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है ये? डन। ओके, ऑन करिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 5। देखो ध्यान से, इधर सुनना। प्रॉब्लम नंबर 5 जो भी है सेम प्रॉब्लम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की, वो 4th या 5th, मुझे उसका सोल्यूशन इस वीडियो के तुरंत देखने के बाद चाहिए। सेम प्रॉब्लम, उसमें एक टैंक रहता है, टैंक में एक आदमी बैठता है, नीचे से टॉर्च जलाता है तो पूछता है कितने एरिया से लाइट निकली। ये बात समझ में आया? तो उस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करना। 4th या 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही। ये बात समझ में आ रहा? 1 2 3 4 5th क्वेश्चन है, करेक्ट।
यहाँ पर देखो, यहाँ भी ये भी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये अ जार ऑफ हाइट h इज फिट। तो हमारे पास एक जार है, अब जार तो सब जानते ही होगे ना, वही नहीं जानता होगा जो लंदन से आया होगा। ठीक, हमारे पास क्या है, एक जार है, करेक्ट। जार को थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, चौड़ा बना लेता हूँ। ये इस तरीके से अपने पास एक जार हो गया। ठीक, इस जार में वाटर भरा हुआ, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, क्लियर। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है इस जार में भरा हुआ है। ठीक, जो लिक्विड है भरा हुआ है वो जार की पूरी हाइट तक भरा हुआ है, और जार की पूरी हाइट कितनी दी हुई है आपकी, ये h दी हुई है। ये बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या करा, जार के सरफेस पर एक डॉट है, एक छोटा सा क्या है आपका डॉट। तो कह रहा है आपका ये कि जो भी लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपका, ये म्यू दिया हुआ है। फाइंड मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क सच दैट व्हेन प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस सिमेट्रिकली अबाउट द सेंटर द डॉट इज इनविजिबल। ये बात समझ में आ, ध्यान सुनना है। एक जार है हमारे पास, उस जार में नीचे क्या किया गया आपका, ये दैट इज और एक डॉट लगाया गया। अपन ऊपर से देख रहे हैं, अपन ऊपर से देख रहे हैं, डॉट दिख रहा, कोई इशू नहीं। अपन ने ये जार का कैसा हो गया आपका, यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ये जार का यहाँ पर ये सेंटर, आधा इधर आधा इधर। ठीक, अपन यहां से क्या कर रहे थे, इसको ये देख रहे थे, क्लियर। किसी ने ऊपर उसी वाटर पर एक डिस्क रख दी, डिस्क का मतलब एक कॉइन शेप में अब जो ज्योमेट्री रहेगी, एक छोटा सा सिक्का रख दिया ऊपर, भाई छोटा सा सिक्का रख दिया यहाँ पर इस तरीके से, तब भी देख रहे हैं, तब भी दिख रहा है, ये सिक्के के आर पार नहीं, साइड से देख रहे हैं, साइड से मतलब ऊपर से ही देख रहे हैं, लेकिन ये सिक्का इतना छोटा था कि साइड से कुछ रेस गई होंगी आई से, तो अभी भी दिख रहा है। सिक्के को और बढ़ा दिया, क्लियर। बढ़ाते 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 जब अपन यहां तक आ गए इस डिस्क में, तो इस कॉइन का दिखना क्या हो गया, इस डॉट का दिखना क्या हो गया, बंद हो गया। तो कह रहा है जो आपने डिस्क रखी है उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, बात समझ में आ रहा। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये डिस्क का क्या है आपका, ये डायमीटर, ये बात समझ में आ रहा। अब ध्यान सुनना, ये हमें क्यों दिख रहा था, अब क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि डिस्क तो जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, सामने एक नॉन ट्रांसपेरेंट आ गया। लेकिन अगर साइज छोटी कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। क्यों दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, ये बहुत ध्यान से सुनना है। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक बहुत बड़ा टैंक, इस टैंक में यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक टॉर्च ऑन किया, ये बात समझ में आ रही। इस टैंक पर क्या किया, एक टॉर्च ऑन किया, तो टॉर्च से तो रेस सारी डायरेक्शन निकलेंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, रेज हर तरफ निकलेंगी इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो है क्या, ये याद करो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आपका, ये नॉर्मल से जिधर इधर उतना इधर सिमेट्रिकली रहेगा आपका। ये यहाँ पर देखो है क्या, कहानी क्या हो रही है आपकी, जो 90 डिग्री पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन जो रेज इसकी इधर जाती जाएंगे उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बात समझ में आ। और रेस फिलहाल किस में से जा रही है आपकी, लिक्विड से किस में जा रही है आपकी, एयर में। कुल मिलाकर रेस किस में जा रही है आपकी, डेंसर से कितने में जा रही है आपकी, रेयर में जा रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये वाली रेस जो है, सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था जो क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, तो ये बाहर निकल गई। तो सिमिलरली अगर ये पहली बार निकली तो इसके सिमेट्रिकली ये भी किधर निकल गई, बाहर निकल गई। लेकिन यहाँ पर आते आते एंगल आई जो हो गया क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो गया, तो अब रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही हैं, इसकी भी रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। इसके बाद वाली जो रेज ऑफ लाइट रहेगी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ये किधर होगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ और यहाँ के पहले की रेज ही इसको क्रॉस की, ये बात समझ में आ रहा। तो अगर यहाँ पर कोई डॉट होता तो वो अगर इतना बड़ा ये है आपका ये, तो अगर यहाँ पर इतने बड़े एरिया से वो डॉट की क्या निकाल लें, रेज निकाल लें। अब जो टॉर्च की लाइट निकलेगी ऊपर से देखने पर पूरा ऐसे, तो एक एरिया बनेगा सर्कुलर एरिया, मतलब उतने ही एरिया से क्या निकल रही है आपकी, लाइट निकल रही है। ये बात समझ में आ रहा है कि स्फीयर बनेगा, यहाँ पर एक डिस्क बनेगी यहाँ पर। अगर इस एरिया को आपने कवर कर दिया, फिर आप ऊपर से देखो क्या वो डॉट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा,
ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है, इसको पढ़ना तो आप उसको लगाना फिर मुझे बताना कि आया कि नहीं है। ठीक, सपोज मैंने कहा कि डिस्क इतनी बड़ी रखनी पड़ी, इतनी बड़ी का मतलब रेज ऑफ लाइट जब इसके इधर गई होगी और जब रेज ऑफ लाइट इसके इधर गई होगी तो इन पॉइंट्स पर जो एंगल आई रहा होगा वो क्रिटिकल एंगल के क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा। तो जो रेज होंगी वो ऊपर ना जाके, क्योंकि रेज जब ऊपर जाएंगी तभी आई के पास पहुंचेंगी, तो रेज ऊपर ना जाकर किधर चल रही है आपकी, इधर की ओर चल रही है, और यहाँ पर भी इधर की ओर चल रही है। लेकिन अगर इसके बाद अपन कोई भी रेज ले लेते, सपोज ये वाई रेज ले लेते, तो जितना आगे जाते जाएंगे एंगल आई बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है और रेज उसी मीडियम में क्या आ जाती है आपकी, वापस आ जाती। तो रेज केवल इस जोन से, जितना नॉर्मल किधर उतना ही नॉर्मल किधर, रेस केवल इस जोन से ही क्या हो रही थी आपकी, इस डॉट की बाहर आ रही थी। इसलिए अगर आपने इस जोन को पूरा कवर कर दिया है तो वो आपको पॉइंट, आपको ये जो आपका डॉट है ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल बन रहा है आपको, क्रिटिकल एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो अगर ये एंगल आईसी है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, ये आईसी होगा। क्लियर। पूरा डायमीटर निकालना है, डी है तो इसका हाफ डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर, इट विल बिकम d/2 हो जाएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपका, ये म्यू दे रखा है ये। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना आपका आईसी है। तो ये किसका क्रिटिकल एंगल है, लिक्विड का ही क्रिटिकल एंगल है। तो लिक्विड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। तो फॉर्मूला अपन वही वाला लगाते हैं आप, ये दैट इज योर साइन आईसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, म्यू। इट इज सेट टू बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या बन रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी हाइट दी हुई है कितनी, h, और यहाँ पर इसका ये दिया हुआ दैट इज योर d। तो अगर यहाँ tan IC लगा देंगे अपन ये, तो दैट इज योर tan IC इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर d/2, और बेस कितना है h, तो ये आ जाएगा d डिवाइड बाई 2h आ जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये अगर सपोज ये नहीं होता, केवल साइन आईसी था, और मान लो मुझे tan आईसी निकालना है, क्लास 10th की आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे, यहाँ पर रखोगे ये साइन आईसी का मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका, यहाँ पर म्यू हो गया। तो बेस कितना निकलेगा, पाइथागोरस लगा दोगे तो ये आ जाएगा √μ² - 1। तब अगर यहाँ से अगर आपको tan आईसी निकालना होता तो tan आईसी कितना निकलते हैं आप यहाँ से, ये दैट इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है 1 डिवाइड बाई √ कितना, μ² - 1, और इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आ रही है। बट इस ट्रायंगल में गए तो यहाँ पर tan IC की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने अभी बताया ये, दैट इज जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये कितनी आ गई आपकी d/2 डिवाइड बाई h, तो ये आ गई d डिवाइड बाई कितनी आ गई आपकी 2h आ गई। यहाँ से भी साइन से tan निकाला और यहाँ से भी tan की वैल्यू डायरेक्टली निकाला, दोनों tan IC की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब आ जाएगा ये d डिवाइड बाई 2h इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √μ² - 1। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये 2h डिवाइड बाई √μ² - 1 आ जाएगा। दिस इज द डायमीटर। अगर इस डिस्क का एरिया पूछता तो डायमीटर है, रेडियस निकालते πr², क्या हो जाता है इसका आपका एरिया हो जाता है। तो जो एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम उसमें आपसे एरिया ही पूछ रहा है, इसलिए उसको पूरा क्वेश्चन के साथ क्या करोगे आप, उसको ये पढ़ोगे। ये बात समझ में आ रहा है ये। ओके, ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, इन द प्रॉब्लम नंबर 6 दिस टाइप ऑफ प्रिज्म इज गिवन एंड द लाइट इज कमिंग नॉर्मली टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, दैट इज योर AC, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज योर √3। तो पूछ रहा फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब द फाइनल एंगल ऑफ द रे, क्लियर, फ्रॉम नॉर्मल, जिससे वो निकल रही, दैट इज योर इमर्जेंट एंगल। ये बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले 90 डिग्री पर आ रही है तो क्या करेंगे बच्चा, इसका अपन ये इसको इस तरीके से यहाँ तक ले ही आएंगे। ये बात समझ में आ रहा। ये 90 था, ये 60 था, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक नॉर्मल को प्लॉट किया। ये 90 60, ये कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया, क्लियर, ये 30 हो गया। यहाँ पर किस एंगल पर आया, 90 पर, ये कितना हुआ 60। तो और इंसिडेंट रे का जो एंगल हो गया, इंसिडेंस एंगल, ये कितना हो गया आपका, ये 30 डिग्री हो। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये 30 डिग्री पर आ रही है, क्लियर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना आपका, ये दैट इज योर √3 दिया हुआ। ये बात समझ में आ रही है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दिया हुआ है आपका √3 दिया हुआ है, डेट इज 1.71 दिया हुआ है। सो यहाँ पर इसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं आप, क्लियर। तो यहाँ पर जब क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो साइन IC इज इक्वल टू क्या लगा दोगे आप 1/n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर ये √3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकल के आएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर डेटा कुछ और दे रखा रहेगा आपको। दैट इसको क्या करते हैं ना अपन, इसको √3/2 कर लेना यार क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैंने वैसे भी नहीं दिया। आप इसको क्या करें ना कि इसका जो क्रिटिकल एंगल था कितना दिया √3/2। ये बात समझ में आ, देख लो कहीं √3/2 ही तो नहीं था। हाँ, इसका √3 दिया हुआ है, तो आप इसका जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेना, वो कर लेना इस क्वेश्चन में 2/√3। जो अगले वाले का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 2/√3, वही सेम टू सेम इसका कर लेना। ये बात समझ में आ रहा है, डन। सो यहाँ पर देखो है क्या आपको ये कि जब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी ये 2/√3, ये कितना हो गया 1/2 कितना हो गया आपका ये √3 हो गया। ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया √3/2। इसका मतलब साइन IC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये √3/2। तो इसका मतलब IC इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ का जो क्रिटिकल एंगल आ रहा 60 डिग्री आ रहा, इंसिडेंस एंगल कितना आ रहा 30 डिग्री। एंगल I इज लेस देन कैसा है आपका क्रिटिकल एंगल। जब एंगल I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होगी आपकी, अगर ये कम होगी, तो जब कम होगी तो यहाँ पर क्या होना आपका ये दैट इज योर रिफ्रैक्शन होना। ये बात समझ में, ध्यान से रखना। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो सीट है उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना, उसकी वैल्यू कितनी कर लेना आपको ये 2/√3। ये बात समझ में आ रहा है, डन। तो फिर यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रेज नॉर्मल से क्या हो जाएंगी आपकी दूर हट जाएंगी। जो रेज था ये नॉर्मल से दूर, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। बाहर कौन सा मीडियम है आपका ये एयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका ये 1। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल देते हैं कि n1 है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल देते हैं अपन n2। तो रेज अगर इस पॉइंट पर आ रही है तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है इस E की वैल्यू को क्या कर रहा है आपसे ये फाइंड आउट करने के बोल रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी। इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दें, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका ये sin I डिवाइड बाई साइन E इज इक्वल टू n फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम दैट इज और n2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका n1 हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन E की वैल्यू ही क्या करनी है हमको कैलकुलेट करनी है। n2 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर ये 1 है, और n1 की वैल्यू कितनी है आपकी दैट इज 2/√3 है। आपके पास इक्वेशन है, यहाँ से आप एंगल E की वैल्यू क्या कर लोगे कैलकुलेट कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। मैं बेसिक केवल कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ, सारी वैल्यूज आप क्या करते जाओगे ये कैलकुलेट करते जाओ। इतना बात हो गया ये करेक्ट। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, कह रहा अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से क्या आ रही है आपकी ये रेज आ रही है, क्लियर। इस तरीके से ये रेज आ रही, जब इस तरीके से रेज आ रही थी तो पहले तो कह रहा पाथ बताओ किधर जाएगा। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3, तो इसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लिया, कितना है क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 60 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं, 90 डिग्री पर थी तो सीधे जाएगी, तो यहाँ पर आकर क्या होगी इंसिडेंस होगी। इस जगह अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल प्लॉट किया। जब नॉर्मल प्लॉट किया तो इस एंगल को कैलकुलेट किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसी पर सारी की सारी बातें डिपेंड करेंगी। ये 60 था, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60, मतलब यहाँ पर एंगल आई कितना आ गया 60 डिग्री। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए IC भी कितना है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो रेज हैं वो क्रिटिकल एंगल पर आ रही, और अगर वो क्रिटिकल एंगल पर आ रही तो किधर की ओर चली जाएंगी आपकी, वो इधर की ओर चली जाएंगी। इस तरीके से ऐसे जाएंगी जैसे एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, और एंगल R 90 नहीं है, इमरजेंट एंगल कहलाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू सीधे की सीधे कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री, क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूछा कि इमरजेंट एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ये बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपको ये इमरजेंट एंगल कहलाएगा ना, क्योंकि फाइनल एंगल जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था ये। और इसके साथ ही साथ क्या कह रहा है आपका ये कि ये बताना है आपको कि यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, क्या होता है, इंसिडेंट इनिशियली इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये इनिशियली इंसिडेंट रे थी, जो प्रिज्म नहीं होता तो कैसी चल रही होती है आपकी, इस तरीके से चल रही होती। ये बात समझ में आ रही, डन। और ये फाइनल इमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ डेविएशन बोलोगे। ये टोटल एंगल कितना था आपका यहाँ पर, ये 60 डिग्री था। ये बात समझ में आ रही है।
तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये दैट इज, और ये भी 60 हो जाएगी। टोटल 90 निकाल रखें क्योंकि ई की वैल्यू आपने बोला है 90 डिग्री, तो 90 में 60 है, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 डिग्री। तो इसको इस तरीके से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। आज बस यहीं तक सॉल्व करना ही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इतने क्वेश्चंस लगाने में। लगभग अपन ने 7 क्वेश्चंस लगाए और हर क्वेश्चन में लगभग 7-8 मिनट लगा लगाने। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन भी इसमें इंक्रीज़ करूँगा, बढ़ा दूँगा मैं। ओके, थैंक यू।